बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने पार्लियामेंट के एक इजलास में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ कौमी असम्बली में सामने रखी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बिलाशुबा अगर सियासी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन हम एज ए पार्लियामेंटेरियंस क्या मिल बैठकर पार्लियामान के मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकते और उसके लिए चार्टर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो साइन नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी जिसे कहा जा सकता है साहिब जो है वो तजवीज़ है, और बिलखसूस उस इन्वायरमेंट में कि जब परसों रात को गिरफ्तारियां अमल में आई पार्लियामेंट हाउस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली की, उसके बाद एहतजाज भी हुआ, कल भी तुंदो तेज तकरीर हुई, लेकिन आज का जो कौमी असम्बली का माहौल था वो बहुत ही मुस्बत भी था और बड़ी मुतवाजन किस्म की तकरीर सामने आई। चाहे वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर हो, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने कंडक्ट से अपने आप को साबित करना है, वगरना आज की सियासत हम लोगों की तर्ज सियासत की वजह से गाली बन गई है। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामान को तौकीर देंगे तो फिर और फाल करेंगे तो मुल्क तब चलेगा, तब फंक्शनल होगा। नायब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेनेटर इसाक डार साहब ने भी इस मौके पे कहा कि अगर हम आपस में उलझते रहे तो फिर जो कोई और फरीक जो है उससे फायदा उठा लेता है, और अगर ऐसा खुदा न खास्ता हुआ तो तीसरी बार ऐसा होगा। इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये जो मामला हुआ है इसकी तह तक जाया जाए और जो पीटीआई के पार्लियामेंटर्स हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए जाएं। इस मौके पे जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक साहब, जब उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया तो जो पंच लाइन है वो हमने आपके लिए चूज की है, आपके सामने रखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? और इसी तनाजर में फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट का जो फंक्शन है उसको बेहतर अंदाज में बढ़ाने के लिए एक करारदाद भी पेश की गई वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब की जानिब से, और कहा गया कि 16 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें 8 हुकूमती मेंबरान होंगे, 8 अपोजिशन के, ताकि हाउस के जो मामलात हैं वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाए जाएं। और वो मुत्तफिका तौर पर करारदाद जो है वो पास कर ली गई। जहां तक सिक्योरिटी में लैब्स की बात हुई है उस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जो सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कौमी असम्बली की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, इस लैब्स की वजह से उन्हें मुअत्तल किया गया, साथ में उसके स्टाफ को भी किया गया। और मामले की तह तक पहुंचने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, एक 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई है और साथ में वजारत दाखिला को भी खत लिखा गया है कि मामले की तहकीक की जाए। अब से कुछ देर कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई जिसमें सियासी उमूर पे गुफ्तगू शनीद हुई, और इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात की है वो इससे मुतफिक हैं और मुल्क की मईशत में और हुकूमत चलाने में पीपल्स पार्टी एक अहम इत्तेहादी है, उनका साथ होगा तो मामलात आगे बढ़ेंगे। इस तनाज़र में प्रोग्राम के पहले से हम डिस्कस करेंगे। 3 नुमाइंदा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शजरा मनसब साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने, सूबाई वजीर हैं सिंध से और पीपल्स पार्टी के मरकज ईरानों में, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं असलम गौरी साहब, आप तर्जुमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज में डॉक्टर शजरा साहब आपसे करूंगा, आप कौमी असम्बली की मेंबर हैं। आज का माहौल हमने पिछले 2 दिन के माहौल से बड़ा फर्क देखा, तो एक अच्छा इंप्रेशन भी गया। जानना मैं चाहूंगा कि अब इस माहौल को कैसे बिल्ड किया जा सकता है और कैसे सस्टेन किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली एक दिन अच्छा चल रहा होता है तो अगले दिन फिर सियासत जरा गर्म हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि कायदे आज़म का जो पाकिस्तान था, जो कायदे आज़म का विजन था पाकिस्तान के लिए, और आज कायदे आज़म की क्योंकि बरसी भी थी तो उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि आज का दिन अगर ये मीसाके पार्लियामेंट जो हुआ
बहुत एक अच्छी बात हुई और तमाम पार्टीज ने मिलकर यूनानिमसली इस रेजोल्यूशन को पास किया, जिसमें कि ये सोचा सारों ने कि ठीक है, जो सियासत होती है वो तो बाहर होती है और बहुत बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो लाखों लोग अपने नुमाइंदे को चुन के भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं कि अवाम की खातिर कुछ करें, अवाम दोस्त कोई पॉलिसीज़ बनाएं, कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे जिन मसलों में से अवाम गुजर रही है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, ये सारे मसले उनको दूर किया जाए। तो आज सब ने मिलकर ये सोचा और एक ये पास हुई। अब इसको आगे ले जाना तभी होगा पॉसिबल जब तमाम जमातें मिल के ये सोचेंगी कि जमहूरियत का क़याम जो है वो बहुत अहम है। देखिए, आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट, ये दोनों चीज़ें मिलके ही इस चीज़ को इंश्योर करेंगी कि जमहूरियत का इस्तेहकाम, और साथ में डिस्कशन भी वो हो पार्लियामान में जो मीनिंगफुल हो और मफाद आमा के लिए हो। जी, ज्यादातर पावर पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है ना, पावर पॉलिटिक्स की वजह से पार्लियामेंट की वर्किंग जो है मफलूज रहती है, जी, एजेंडा वहीं पड़ा रह जाता है और जो है पार्लियामेंट आगे चलती ही नहीं। मैं आपको कहती हूँ कि मेंबर्स ने बहुत मेहनत की होती है, क्वेश्चंस हम लिख के लेके गए होते हैं, रेजोल्यूशंस लिख के लेके गए होते हैं, मोशंस लिख के गए होते हैं, कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस, लेकिन वो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं और सारी जो वक्त है वो आपसी नोक झोंक में और आपस में उस चीज़ में गुजर जाता। तो अब तमाम पार्टीज, ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस अगर मिलके ये फैसला करेंगी कि मुल्क का इस्तेहकाम ज्यादा जरूरी है, तो फिर ही ये चीज आगे चलेगी। यस, मैं नासिर शाह साहब आपके पास आता हूं। मैं चाहूंगा असलम गौरी साहब का नुक्ता नजर ले लूं। असलम गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया नवाजिश प्रोग्राम सचते के लिए वक्त देने का। सर, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले दिनों लास्ट वीक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने बड़े स्टेट्समैन की तरह ये बयान दिया था कि चाहे हुकूमत 45 वाली है या फॉर्म 47 वाली है, अब यही पार्लियामान है, यही हुकूमत है, हमने मामलात को आगे ले जाना है, सियासतदानों को अपना किरदार अदा करना है, सियासतदानों को ताकतवर बनाना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी जमात का चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से क्या राय है? मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद बात है जो स्पीकर साहब ने कही है, लेकिन हमने तो इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बनाया था एक, उसका हशर क्या किया हम लोगों ने, जिन्होंने तैयार किया तो उन्होंने क्या हशर किया। तो ये चीज़ें खुशाइंद होती हैं, इस पे कौम को भी हम बड़ी खुशखबरियां भी सुनाते हैं, लेकिन बाद में जब हमें ही जरूरत पड़ती है तो हम उस पर अमल दरामद नहीं करते। तो ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। दूसरी बात, मौलाना साहब को जिस तनाजर में आपने बात की, मौलाना साहब उस वक्त बात कर रहे थे बलूचिस्तान और KPK के अमन अमान के मसाइल पे। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा अमन अमान से मुल्क से बेहतर हमें कोई चीज नहीं है, 45 हो 47 हो, अगर पाकिस्तान के अमन अमान के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हमें बैठना पड़ता तो हम बैठेंगे। तो वो उस तनाजर में थी, उसको किसी और तनाजर में कुछ साथियों ने अपने अपने मर्जी से उसके तजिए किए हैं। लेकिन बात वही है कि हम पहले मुल्क है, पहले वतन है, पहले उसका दिफा है, पहले अगर वतन नहीं है तो हम कोई भी नहीं है, कोई भी ना अपोजिशन है ना हुक्मरान है, कोई भी नहीं है। हम सबको ये सोचना चाहिए, सियासतदानों को खुसूसन, हम चूँकि हम फ्रंटमैन हैं इस मुल्क के, हम हुकूमत चला रहे हैं, हम हुकूमत कर रहे हैं, चाहे अपोजिशन में हूँ या हुकूमत में हूँ, तो हमें वो पार्लियामेंट से ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए कि अवाम हम पर उंगलियाँ उठाएं और फिर पार्लियामेंट की हैसियत ख़त्म हो जाए। बहुत सी असम्बली में हमने देखा है गालम गलोच और बहुत कुछ होता है, सूबाई असम्बली में भी हमने देखा है, आपके सामने है। कौमी असम्बली अभी तक वहां तक पहुंची नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो इसको होना चाहिए। ठीक। असलम गौर साहब मेरे साथ रहेगा। मैं मौलाना साहब की जो आज की मुलाकात हुई या जो माजी करीब में मुलाकातें हुई थी उस हवाले से भी आपसे जानूंगा। नासिर हुसैन शाह साहब, सर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आई मस्ट अप्रिशिएट, पाकिस्तान टेलीविजन में बैठ के बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैलेंस तकरीर की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहा कि आपके बानी चेयरमैन PTI के मुकदमे आप लोग ज़रूर लड़ें और आपको पूरा राइट है, लेकिन जब पार्लियामान में आते हैं तो फिर आप इसकी कंट्रीब्यूट करें और आपकी सूबाई हुकूमत है, ज़ाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा में, वो वहाँ पर सर्व करें। साथ में उन्होंने हुकूमत से भी कहा कि आप लोग जो हैं वो पार्लियामान को फॉल करेंगे तो मुल्क चलेगा। पार्लियामान की तौकीर सबसे बढ़कर है। कल सैयद नवीद कमर साहब ने भी बात की। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, पीपल्स पार्टी इस पे क्या रोल अदा कर सकती है? आज तकरीर तो बहुत अच्छी कर ली, अब इस मामले को आगे बढ़ाने में, ज़ाहिर बात है आप लोग काबीना का हिस्सा नहीं है लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद में हैं, किस तरह इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है? असलम गौरी साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि बात तो हो जाती है, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, चूंकि वो आपकी जमात और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था 2006 में। अगरचे सियासी तौर पे तो आप लोग जो है काफी मुतहारिब थे माजी में, अब नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि कुली तौर पे इस पे अमल नहीं हो सका।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शुरू से ही जो है वो मुस्बत रहा है। जी, आपको याद होगा कि मुख्तलिफ इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं बनना चाह रही थी, लेकिन हमें भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, 13 के रिज़ल्ट हों, 18 के हों, 24 के हों, लेकिन एक पार्लियामेंट के तसलसल और उसकी एक सुपरमेसी कह लें या उसकी एहतराम में हमने दूसरों को कायल भी किया और ख़ुद भी उसका हिस्सा रहे हैं। और ये तकारीर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की उस वक्त भी थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी। पहले सेशन में भी उन्होंने खान साहब को भी ऑफ़र की थी कि मुल्क के लिए कोई भी मुश्किल हालात हों तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और यही बात उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी, और जो मौलाना साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके बेटे या उनकी पार्टी के जो हेड थे, उन्होंने भी उस वक्त यही बात की थी। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी तसलसल रहा, लेकिन हुआ क्या कि दूसरी साइड से कोई मुस्बत बात नहीं आती थी, ख़ास तौर पर बानी पीटीआई और खान साहब या उनकी तरफ से। अब भी वही सिलसिला है। अब भी कोई आज की तकरीर नहीं है ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, कोई आज पहली दफ़ा उन्होंने नहीं कहा जब ये नई असम्बलियाँ आई हैं। उससे पहले भी उन्होंने बारहा कहा है कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, आप इसको प्रॉपर तरीके से चलाएं, एहतजाज करना है, अपनी बात रिकॉर्ड पे लानी है, वो आपका जमहूरी हक है, वो आप करें। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है, आप देख लें कि असेंबली में क्या होता रहा है ये कुछ दिन जो चली है, या उसके बाहर भी जो तरीक़ेकार रहा है। और चेयरमैन साहब ने कहा कि अपने केस लड़ें। मैं तो बारहा कहता रहा हूँ कि जितने वकला साहिबान हैं खान साहब के, वो अपने क्लाइंट को बचाने की बजाय उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाया। और इस वक्त जो भी जहाँ जहाँ देखें, अगर कोई आगे आया है इनकी पार्टी में, तो वही हैं जो वकला साहिबान हैं, जिनका पहले कोई रोल नहीं रहा। तो इतना जोर अगर वो अपने क्लाइंट को बचाने में लगा दें तो शायद खान साहब इस वक्त बाहर होते। वो तो 15 रोज का डेडलाइन दिया मैंने सर गंडापुर साहब ने। बात ये भी आपने मीसा के जी 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 मैं उस पर भी आता हूँ। मैं मीसा के जमहूरियत की बात कर लूँ। देखें, मीसा के जमहूरियत की वजह से ही वो जो एक दौर था उसमें चेंज हुआ, और फिर पॉलिटिकल प्रॉपर तरीके से 2008 के इलेक्शन हुए जिसमें सब ने हिस्सा लिया। ये उसी की बात थी। ये बाद में और अलमिए बड़े हैं कि कौन किसकी गवर्नमेंट के खिलाफ कहाँ पे कोर्ट में गए काला कोट पहन के, या जो भी, इस पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। लेकिन माजी में बहुत कुछ होता रहा है जी। हमें माजी की जाने की बजाय आज की बात करें, आज क्या जरूरत है। और चेयरमैन ने तो ये भी कहा कि उस वक्त भी जब पीडीएम की आने से पहले जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी, पहली दफा किसी गवर्नमेंट को हटाया गया था जमहूरी तरीके से, तो उन्हें कहा था कि आप हाउस का हिस्सा रहे। 2 असेंबलियां उन्होंने खुद तोड़ दी थी, प्रोविंशियल अच्छी भली चलती हुई। और मतलब इशू क्या है? इशू ये है कि खान साहब अगर गवर्नमेंट में नहीं है तो फिर सब चीजें गलत हैं। यही असल वजह है, और वही लोगों को इस बात की तकवीत देते हैं। और जो पॉलिटिकल तौर पर तर्ज सियासत है बानी पीटीआई का, खान साहब का, जो शिद्दत का, बदतमीजी का, अजियत पसंदी का, या जो भी तर्ज है उनका, उसकी वजह से ये सारी चीजें आई। मिसाल के तौर पर ये जो जलसे में जो लैंग्वेज यूज की गई, दूसरों ने उसको समझा कि उसने गलत बोला है, तो उन्होंने आके सहाफियों से भी माजरत कर रहे थे, दीगर बातें भी कर रहे थे। लेकिन कल फिर बानी पीटीआई का क्या बयान आया कि नहीं, उसने बहुत ठीक कहा है। सही। कहने का मकसद ये है कि जब तक ये बात ठीक नहीं होगी, और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि पीटीआई जब तक पीटीआई पी नहीं बनती, मेरी मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन नहीं बनती, तो इसका कोई नियर फ्यूचर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं है। अगर ये वही 9 मई को
बात को दोहराते रहेंगे, जमान पाक वाले इशू को लाते रहेंगे, या फिर और जिस तरह की इनकी तकारीर होती है, मैं लौट के आता हूं, जलसों में जो इनके रवैये हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं उनकी तर्ज सियासत जब तक नहीं बदलेगी मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। दोबारा लौट के आपके पास में आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहबा, असलम गौरी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी थी। अब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हमने कहा इसको कैसे बिल्ड किया जा सकता है। कल जुम्मा है, जुमेरात है, जुम्मे को मुल्की एहतजाज का भी ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 22 सितंबर को लाहौर में जलसे का भी कहा है। उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई की बात की, उन्होंने कहा 22 को एनओसी मिलता है या नहीं मिलता, जलसा होगा। तो अब आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? क्योंकि एक तरफ तो आप लोग पार्लियामेंट में चाह रहे हैं कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप बने, तो जिसे आइन में इंश्राइंड है फ्रीडम ऑफ असेंबली, वो उनको अब दिया जाएगा लाहौर में एनओसी? देखिए, बात यह है कि जो इस जलसे में इन्होंने किया, पत्थर मारे गए पुलिस को, इतने इतने बड़े पत्थर ये लोग साथ लेके गए हुए थे। इन्होंने जो 41 इनको दिए गए निकात, उन सब की वायलेशन की, काफ़ी उनमें से वायलेशन की, जो रूट्स थे उनकी वायलेशन की, जो ये था पथराव वगैरह किया उसकी वायलेशन की। उसके बाद आप देखें कि स्टेज पे चढ़ के इन्होंने जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की, जो लहजे की इनकी बदसूरती थी, जो इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, ना इन्होंने सहाफ़ियों को छोड़ा, ना इन्होंने फेडरेशन को छोड़ा, इन्होंने सूबाई तासुब की भी कोशिश की, इन्होंने इदारों के ऊपर जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की, और चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए जिस किस्म की इन्होंने इंसिनुएशंस की, यानी कि ये सारा माहौल इस तरीके से इन्होंने बिल्डअप कर दिया कि वो एक सियासी जमात तो नहीं रह गई ना। ये सियासी जमातों का काम नहीं है। जलसे करना, जुलूस करना ठीक है, हर एक का हक है, और पुरअमन एहतजाज करना भी हर एक का हक है, लेकिन जलसों में एक हद से गुजर जाना अपनी ज़ुबान को, ये नहीं हम कह सकते कि ये कोई सियासी ज़ुबान थी। और दूसरी बात ये है कि अब ये जिस तरह कह रहे हैं कि हम यलगार करेंगे, और जिस तरह उन्हें कहा कि मैं 2 हफ्ते के अंदर यलगार कर दूंगा, तो उसने पूरी रियासत को ललकार दिया ना। तो फिर एक पार्टी जिसका एक चीफ मिनिस्टर है, वो कोई आम वर्कर नहीं है, चीफ मिनिस्टर इनके उस सूबे का जिसमें 12 साल इनकी हुकूमत रही है, वो अगर कहेगा कि मैं यलगार करूंगा, तो क्या इनको इजाजत देगा कोई भी हुकूमत कि ये आ जाए यलगार करने के लिए? ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर तसादम से कैसे बचा जा सकता है? तसादम से तो तभी बचा जा सकता था, इनका जो साबका चेयरमैन है उसने कह दिया कि जिसने माफी मांगी है वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं। ये कल बात ये उन्होंने कल कहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो स्टैंड करता हूं उसके साथ, यानी कि उस सारी बदतमीजी, बदलिहाजी और इल्जाम तराशी इदारों पे उन्होंने कह दिया मैं साथ स्टैंड करता हूं। तो फिर किस तरह से ये आगे चीज बढ़ेगी? ये वही पार्टी, ये वही पार्टी है जिसने तजाद, तसादुम, बदअमनी, लेकिन वो आपकी सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात है ना इस वक्त। तो ये उनके भी तो सोचने की बात है, और ये अवाम के भी सोचने की बात है, और अवाम ये सोच रही है। पंजाब से अवाम नहीं निकली इनके साथ, अवाम अब इस चीज से तंग आ चुकी है। एनओसी मिलेगा नहीं, क्यों मिलेगा? ये तो 4 लोग भी आके आग लगा देते हैं। इन्होंने मेट्रो को आग नहीं लगाई, इन्होंने दरख्तों को इस्लामाबाद में आग नहीं लगाई, इन्होंने जमान पार्क में बैठ के क्या क्या किया? वहां पे कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन थोड़े से भी लोग बदअमनी तो फैला सकते। तारीखी ऐसी है उनकी जो है, उसकी वजह से आप कह रहे बहुत मुश्किल होगा। असलम गौरी साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल हमारे शो में सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब थे, तो उनसे मैंने कहा, आपने सुन लिया पीपल्स पार्टी का मौकफ नून लीग का, तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब ऐसी सूरत में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना साहब की माजी करीब में अभी कुछ दिन कबल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनकी रिहाइश गाह पे गए, उनसे मुलाकात हुई, सदर आसिफ जरदारी साहब गए, उनसे मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान साहब की पीटीआई के वफ़द से भी मुलाकात हो रही है, आज उनकी मोहम्मद अली दुरानी साहब से मुलाकात हुई। तो आप चूँकि तर्जुमान हैं, आपसे मैं सामने भी रखता हूँ, कामरान साहब, मुर्तज़ा साहब ने कहा अगर हुकूमत अप्रोच करती है और अपोजिशन भी, तो मौलाना फजल रहमान साहब कोई मुसालिहाना रोल अदा कर सकते हैं। इसकी कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है ताकि तसादम से बचा जा सके सियासी? आपसे माजरत के साथ एक तो जो पहला आपका चल रहा है, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा माजरत के साथ। नहीं कीजिए। दोनों हुकूमती पार्टी जो हजरात हैं, उनका जो मौकफ आपने सुना है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, वो अपनी गुफ्तगू निशाने पे लिया, हालांकि उनका कोई नुमाइंदा नहीं। तो ये आपको बताएगा कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट से नजर आ रहा है, हमें आपको करना होगा। गौरी साहब थोड़ी सी पोजीशन बदलते, आवाज टूट रही है आपकी, जी बात कीजिएगा। अरे तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद भी होना चाहिए।
दूसरी बात जो आपने कही कि मौलाना साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिले थे और मौलाना साहब से सदर पाकिस्तान भी मिले थे, तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों हजरात से, हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, दरीना ताल्लुकात हैं, और इस पे सियासी गुफ्तगू भी हुई थी। लेकिन कुछ चीजें कुछ लोगों ने अपने इख्तरा के तौर पर क्या तैयार की कि जी हुकूमतें मिल रही हैं, 4 वज़रा मिल रहे हैं, किसी ने कहा जी 2 सेनेटर ले रहे हैं, किसी ने कहा जी हमें गवर्नर ही मिल रही है। तो ये सारी चीजें कुछ लोगों की ज़हनी इख्तरा थी। अलबत्ता ये है कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हमने हमेशा मुल्क की बका के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम के लिए हमेशा वहां हमने दुरुस्त और अच्छे फैसले किए हैं, जिसको हुकूमत भी सराहती है और अपोजिशन भी सराहती है। और इंशाल्लाह हमसे आप उम्मीद रखेंगे कि फ्यूचर में भी हमारे जो फैसले होंगे वो हमारे साथियों की तरह बेहतरीन और कौम और मुल्क के लिए बेहतरीन फैसले होंगे। जी, गौरी साहब ये भी बताएगा कि जो मुलाकातें हुई हैं अब उसका कोई फॉलोअप होगा? आप इस हवाले से, चूंकि आप तर्जुमान हैं, आपने कहा कि लोगों ने उसके डिफरेंट माने उसको पहनाए, लेकिन चूंकि आप तर्जुमान हैं आप बेहतर अंदाजे बता सकेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की जो मुलाकात सदर और वज़ीर आज़म से हुई है, उसके फॉलोअप में भी कोई मुलाकातें तय हैं? देखिए, सदर साहब की मुलाकात मौलाना साहब से अपने पुराने तल्लुकात की बहाली की मुलाकात थी। इलेक्शन के बाद सदर साहब और मौलाना साहब के दरमियान में, जो पार्टी के सरबराह थे, उस वक्त हमारे दरमियान इलेक्शन के इख्तलाफी मसाइल सामने आए थे। तो उन तल्लुकात को बहाल करने के लिए हमारी एक मीटिंग आप तस्वर कर सकते हैं, और फॉलोअप में तो रहते हैं हम लोग, अक्सर मुलाकातें होती हैं। इसी तरह मियां शहबाज शरीफ आए थे तो मौलाना फजलरहमान साहब उस दिन लाहौर गए थे, वहाँ चेकअप हुआ था उनका, इसी सिलसिले में वो आए थे। तो शहबाज मियां साहब को चूंकि पता लगा, इत्तफाक हॉस्पिटल में मौलाना साहब गए थे, तो वो उनकी खैरियत मालूम। हुकूमत ज्वाइन करने की कोई ऑफर नहीं दी थी? वो तो हुकूमत बनने से कबल से हमारे पास है। अच्छा। मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने से कबल तशरीफ लाए थे और उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप हमारे साथ हुकूमत में आए और शरीक हो और हमारी सरपरस्ती करें, और स्टिल आज तक उनकी ऑफर मौजूद है। तो ये कोई नई ऑफर तो नहीं है, ये कोई नई चीज तो नहीं है जी। ओके, ठीक है, मतलब उसी को रिएट्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। आपने नुक्ता उठाया, मैं गौर आपकी मौजूदगी में नासिर हुसैन शाह साहब से जानना चाहूँगा। नासिर साहब, आपने सुना असलम गौरी साहब कह रहे हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है सदर आसिफ जरदारी साहब से भी उनके बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी है, और पिछली जो PDM गवर्नमेंट थी उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जो हैं वो शामिल थी उस हुकूमत में। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी डॉक्टर शजरा साहबा कह रही थी, अब उन्होंने 22 सितंबर के जलसे का ऐलान किया हुआ है, तो ऐसे हालात में पार्लियामान के माहौल को भी बेहतर तौर पे चलाना है, आज इसके अज़म का इज़हार किया, और जो सड़क की सियासत है उसको भी कंट्रोल में रखना है। क्या सजेस्ट करेंगे आप लोग, कैसे इस मामले को फिर टैकल किया जाएगा? देखें, पहले तो मौलाना साहब का जो किरदार है वो बेशतर और हमेशा मुस्बत ही रहा है, और उनका बड़ी कदावर शख्सियत है, और वो ज़ाती बात के अलावा मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूर अपना किरदार अदा करेंगे। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब या प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हुई वो उनके एक ज़ाती ताल्लुकात भी, और जिस तरह गौरी साहब कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि वही बात ज़रूर डिस्कस हुई होगी, जिसका मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन वो तो पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन ये भी सही बात है कि उसको गलत रंग दिया गया और किसी ने कहा जी गवर्नरशिप की बातें हुई हैं, वजारतों की बातें हुई हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वो कई लोग फिर बातों को, वो तो एक मुस्बत मुलाकातें थीं कि इन हालात में उनसे मौलाना साहब से रहनुमाई भी ली जाती है, उनका बड़ा नज़र है जो यहाँ की सियासी सूरत हाल है, और जब भी मुल्क या कौम को इस तरह की सूरत हाल हो तो इस तरह के जो बड़ी कदावर शख्सियात हैं वो अपना रोल ज़रूर अदा करती हैं, और मैं भी समझता हूँ कि मौलाना साहब अपना मुस्बत रोल ज़रूर अदा करेंगे ताकि ये जो सियासी सिलसिला है ये जारी और सारी रहे। जो आपने बात की, जो जलसों की इजाज़त या ये जो उन्होंने एक तहरीक का कह दिया है जी, एहतजाज की तारीख दे दी है, जो मुनासिब नहीं है इन हालात में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो तर्ज़ सियासत है PTI का, ख़ास तौर पर बानी PTI इमरान खान साहब की जो तालीमात हैं, जिस तरह से वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं,
जिसका सानिया पहले जैसे बता चुका हूँ, 9 मई हुआ, दूसरे हुए, बहुत सारी चीजें अब भी देख लेना कि एक चीज को अगर बेहतर तरीके से किया जा सकता है तो उसको बेहतर तरीके से करने की बजाय उन लोगों को सपोर्ट की जा रही है कि वो जो ज्यादा बदतमीजी करें। जो लैंग्वेज यूज की गई चीफ मिनिस्टर केपी की तरफ से या दूसरों की तरफ से, उसको कभी भी उसको बेहतर नहीं कहा जा सकता। मोहतरमा जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, बहन मरियम साहिबा, वो एक खातून है, काबिल इज्जत व एहतराम है। उनके लिए जिस तरह की लैंग्वेज जिसका कोई जिक्र भी नहीं था, वो अपनी बात करते, लेकिन वो बड़ी मायूब सी बात उन्होंने की। या इदारों को जिस तरह टारगेट करते हैं, दीगर करते हैं, हम तो खवातीन का एहतराम करते हैं और उनको भी चाहिए वो एज अ चीफ मिनिस्टर एक्ट करें, एज अ चीफ मिनिस्टर एक्ट ना करें। अब वो एक चीफ मिनिस्टर हैं एक सूबे के, और उनके सूबे के लोगों की तरक्की और वहाँ की बेहतरी इसी में होगी कि जब वो अपना मुस्बत रोल अदा करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट या दीगर के साथ रहेंगे, वो अपना ज़रूर बात करें, एहतजाज करें। उनकी लीडरशिप है, वो अगर गिरफ्तार हैं तो उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां निकालें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अभी ये सारी चीज़ें माजी करीब में हुआ है ना। 2013 से 18 तक मियां साहब की हुकूमत थी, 18 के बाद 22 तक खान साहब की हुकूमत थी। सिंध के साथ क्या कुछ नहीं होता रहा। हमारी लीडरशिप जेलों में रही। अदी फरियाल टालपुर को रात को, ईद की रात, हॉस्पिटल से जेल ले जाया गया। कितने रहनुमा हमारे बंद थे। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब हर माह नैब कोर्ट में 3-3 दफा आते थे, लेकिन उनको हाजिरी से भी मुस्तशना नहीं किया जाता था। लेकिन कभी इस तरह की बदतमीजी की लेवल देखने में आई, सुनने में आई आपको हमारी तरफ से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से? नहीं। ठीक, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप नहीं चाहती कि हम लोगों में से कोई बदतमीजी करे। मेरे ख्याल में दैट इज अ पॉइंट जो आपने कहा कि चूंकि लीडरशिप की तरफ से ये चीज को हमेशा रोका जाता है, इसलिए ऐसा तर्ज अमल नहीं आता, विच इज अप्रिशिएबल, काबिल सताइश है। डॉक्टर शहजाद साहब, आपसे मैं अब जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है हुकूमत है और हुकूमत के बहुत इक्तिसादी चैलेंजेस भी हैं। कल भी जो आसफ भुट्टो साहबा ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के हवाले से जो मुलाजमीन की बात हो रही है उस पर भी नुक्ता उठाया है। इरसा के हवाले से जो आप लोग एक्ट लाना चाह रहे हैं उस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। अब ये जानना मैं चाह रहा हूँ कि मुतफरिक किस्म के चैलेंजेस है, उस पर बहुत बड़ा चैलेंज ये पॉलिटिकल चैलेंज है। ज़ाहिर बात है अपोजिशन की जमात है, वो एहतजाज का कह रहे हैं, जुम्मे को कॉल दी है, उनका हम तहरीक भी आगे चलेगी। कैसे तमाम जिसे कहते हैं ना मुश्किल हालात से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए क्या हिकमत अमली है? मौलाना फजल रहमान साहब से दोबारा रब्ता कारी की जाएगी, क्योंकि असलम गौहरी साहब कह रहे हैं कि वो तो एक सोशल विजिट था। जाहिर बात है आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाने का भी कह रहे हैं और बड़ी बातगश्त सुनाई दे रही है, उसके लिए नंबर्स भी चाहिए, तो बड़ी वाइटल सपोर्ट है दीगर जमातों की भी। जी बिल्कुल, मौलाना साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। पीडीएम में उन्होंने बहुत अच्छी सरबराही की और सबको जमातों को उन्होंने मिला के और सारा अपना सिलसिला चलता रहा। लेकिन अभी तो ऑपोजिशन में है ना। हमारी हमेशा ख्वाहिश रही है, ये सही कह रहे हैं मौलाना साहब के पहले भी उनको ऑफर की, अभी भी एक स्टैंडिंग ऑफर है कि मौलाना साहब आए और हुकूमत का हिस्सा बने, हमारी सरबराही करें और सारे मिल के, क्योंकि जो पाकिस्तान है इस वक्त मुल्क बहुत बहरानों में से गुजरा है। आपको पता है कि 22 के एंड में पाकिस्तान के बारे में सारे कह रहे थे खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के दहाने पे चला गया, फिर उस वक्त डिफॉल्ट से उसको बचाया। अब हम दूसरे IMF पैकेज में जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं मईशत के ऊपर, उसके साथ मुस्बत हमें नताइज आना शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि 3 साल में पहली दफ़ा सिंगल डिजिट में आ गई इन्फ्लेशन, जिसकी कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की और उन्होंने ये भी कहा कि ये अच्छी नताइज है। उसके बाद फिच ने हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर की है, मूडीज़ ने क्रेडिट रेटिंग बेहतर की है। उसके बाद महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो गई है, रोटी की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल की कीमत हम कम कर रहे हैं और मज़ीद जब पॉलिसी रेट को कम करेंगे ताकि अब ग्रोथ की तरफ जाया जाए, जब मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतर हो जाएंगे तो फिर माइक्रो की तरफ भी आएंगे। तो मैं समझती हूँ कि हम हुकूमत पंजाब की चाहेंगे ना कि सियासी दर्जा हरारत भी कम हो। बिल्कुल, सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए, क्योंकि सियासी अगर डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई कोशिश रहे हर वक्त, तो फिर मईशत का भी सही तरीके से चलना मुश्किल होता है।
तो हमने तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे हमेशा बारहा प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कमेटी बनाएं, जेल से हर वक्त ये आता था कि हमने बात करनी ही नहीं है, हमने तो बात करनी ही फौज से है, लेकिन आज कल शायद उनको ये अंदाजा हो गया कि उन्होंने उनके साथ भी नहीं करनी, तो हम दोबारा उनको ये ऑफर देंगे कि आए और आप सियासी, और आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही कहा कि सियासी कुव्वतें आपस में बात करें, अपनी पॉलिटिकल स्पेस को कम ना करें, आपस में बात करें, ताकि बातचीत से हर चीज का हल निकल आता है, हर चीज की कोई ना कोई वे आउट निकल आता है। लेकिन अगर एक जमात, एक लीडर अपने आप को सिर्फ एक कल्ट बना ले और हर चीज का पहला जो कंडीशन है वो ये बना ले कि मुझे जेल से रिहाई मिल जाए, तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि हुकूमत के बस में ये नहीं है। केसेस तो अदालत में चल रहे हैं, वहां से रिहाई मिलनी होगी तो मिल जाएगी। असलम गौरी साहब, आप सर क्या सजेस्ट करेंगे कि अब मामलात को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का क्या इस हवाले से पर्सपेक्टिव है? मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनका तो आज ये बयान आया था, आप चूँकि तर्जुमान है, बताइएगा कि वो हिज़्ब इख्तलाफ का ही हिस्सा रहेंगे, लेकिन हिज़्ब इख्तलाफ भी आप होते हैं, जमहूरियत का हुस्न है, हिज़्ब इक़्तिदार होती है, हिज़्ब इख्तलाफ होती है, कैसे बढ़ाया जाए? आपके जहन में क्या रोड मैप है? देखिए, हमने कभी हुकूमत में शामिल होने का तो ऐलान किया नहीं। जी जी, हमने, ठीक है ना, मुलाकातें भी होती हैं, मुज़ाकरात भी होते हैं, लेकिन ना हम हुकूमत का हिस्सा बने, ना किसी भी सतह पे हम में से किसी शख्स ने भी कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में ही मौलाना साहब ने यही कहा है कि हम अपोजिशन में रहेंगे, और अपोजिशन में रह के हम हुकूमत की, मुल्क की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए हम देखेंगे कि देखिए कौन सी चीज जिसपे मुल्क को बेहतर होता है, हम सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस मेन चीज ये है कि क्या उस चीज से मुल्क और कौम की बेहतरी है। इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है, दो सूबों की सूरत हाल बहुत खराब है। आज तस्वर नहीं करते इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में बैठ के जो हालात इस वक्त KP के और बलूचिस्तान के हैं, आप तस्वर नहीं कर सकते कि वहाँ क्या सूरत हाल है। इवन के बाज अंदरून सिंध के जो जैकबाबाद वगैरह के इजला है, वहाँ भी शाह साहब बैठे हैं, सेकंड करेंगे मेरी बात को, वहाँ भी जो डाकू राज है उस पर कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत हो रही है। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हमने ये मौलाना साहब का उस वक्त भी बयान था, हम आज भी कहते, मुल्क की बका और बेहतरी के लिए देखें, बुनियादी चीज अमन अमान है। अगर मुल्क में अमन अमान आप बरकरार कर लेंगे तो आपकी मईशत ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं। अगर आप अमन अमान नहीं दे सकेंगे, सनतें नहीं चलेंगी, बिजनेस नहीं चलेंगे, लोग आम में फंसे रहेंगे, तो फिर ना मुल्क चलेगा और ना ये असम्बलियां चलेंगी, कुछ भी नहीं चलेगा। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये सूरत हाल। तो मौलाना साहब का बयान उसी नजरिए से और उसी तनाजुर में था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि सामने क्या चीज आ रही है, उसके मुताबिक फैसले करेंगे और बताएंगे। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर बात है आप इशू टू इशू देखते हैं और तामीरी तनकीद भी हुकूमत के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। लास्ट पे नासिर हुसैन शाह साहब, जैकबाद के हवाले से भी असलम गौरी साहब ने बात की। ज़ाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा, बिलखसूस जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, मेरा खुद का भी वहाँ से ताल्लुक़ है, वहाँ हालात इतने मुस्बत नहीं है अमन अमान के हवाले से। आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि इन्होंने नुक्ता उठाया तो इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर हम अपने सेगमेंट को क्लोज करेंगे। जैकबाद का हवाला दिया था असलम गौरी साहब ने। जी देखें, जो गौरी साहब कह रहे हैं वो जो कच्चे के एरिया हैं जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर पंजाब का हिस्सा भी लगता है, बलूचिस्तान का हिस्सा भी लगता है, वहाँ पे इश्यूज ज़रूर हैं, लेकिन उन पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। अब इस वक्त वहाँ पे पोजीशन बहुत बेहतर है। थोड़ा ज़रूर इश्यूज हैं, ये एलिमेंट है, लेकिन जैसे इस वक्त पानी वहाँ पे मौजूद है, जो अब इस दफ़ा प्रॉपर एक ऑपरेशन का जो एक तैयारी है, टारगेटेड ऑपरेशन तो अब भी हो रहे हैं, लेकिन एक जो जॉइंट ऑपरेशन है सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान का, जिसमें हमें दीगर फोर्सेस की भी मुकम्मल सपोर्ट है, वो इस वक्त पानी, क्योंकि जो मौसम की वजह से जो ये टाइम होता है वहाँ पे दरिया में पानी ज़्यादा आता है, तो रास्तों वास्तों का इशू है। वो 1-1.5 माह के अंदर अंदर आपको ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि जो इस वक्त KP के हालात हैं या बलूचिस्तान के हालात हैं, वो ज़रूर तशवीशनाक हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और ख़ास तौर पर जो सिंसियर लीडरशिप है, जो मुल्क के साथ कमिटेड है, वो अपनी सियासी जो भी चीज़ें हैं उनको बालाए ताक रखकर मुल्क की बेहतरी के लिए उनको अपना किरदार अदा करना होगा।
और ये जिन शख्सियात का आपने जिक्र किया है, जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब, या मौलाना फजल रहमान साहब, या दीगर जो सिंसियर लोग हैं, उनकी प्रायोरिटी अपना मुल्क है। उनके लिए ये नहीं है कि अगर वो हुकूमत में नहीं है तो फिर ये हो जाए वो हो जाए, तो ये सोच बदलनी होगी। और बानी पीटीआई को भी मुल्क का सोचना होगा। ये नहीं होगा कि मैं अगर नहीं हूं प्राइम मिनिस्टर तो असेंबलियां तोड़ दूं, नहीं हूं उसमें तो 2 अच्छी भली असेंबलियों को तोड़ दूं, कह दूं जी कि पाकिस्तान के ये हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं। तो ये जो इस वक्त जिन लोगों के ऊपर इन्हिसार कर रहा है वो सही फैसला करेंगे जिससे मुल्क में बेहतरी आएगी। नहीं, आपने अहम नुकता उठाया। वैसे चेयरमैन पीटीआई जो मौजूदा हैं गौर साहब, उन्होंने कहा कि हम असेंबलियों का हिस्सा रहेंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया नवाजिश, नासिर हुसैन शाह साहब आपका, असलम गौरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शहजाद साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे जो पोलिटिकल मामलात हैं और जो अमन-ए-आमा के मामलात हैं उस पर गुफ्तगू सुनी। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स आज जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे डिबेट हुई थी। कमला हैरिस साहबा जो नायब सदर अमेरिका की और डेमोक्रेट्स की कैंडिडेट है, और डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक सदर अमेरिका के और रिपब्लिकन के कैंडिडेट हैं, उनके दरमियान पहला जो है वो डिबेट का सेशन हुआ। ABC जो अमेरिका का नेटवर्क है उन्होंने किया। 90 मिनट की डिबेट थी। इसका अहवाल जानेंगे वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। वेलकम बैक व्यूअर्स, मोहम्मद आतिफ हैं, आप वाबस्ता हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से। आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम सचते में। आतिफ बताइएगा, जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है उसका बेसिकली टेक अवे क्या है, क्योंकि एक दूसरे पे शदीद किस्म के दोनों उम्मीदवारों ने इल्जामात तो लगाए, किसका पलड़ा भारी रहा, अमरीकी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? देखिए ये डिबेट जब से कमला हैरिस को नॉमिनेशन मिली है सदर बाइडेन के पुल आउट करने के बाद, तो ये पहली बार थी कि कमला हैरिस को इस तरह से सदर ट्रंप के साथ डिबेट करने का मौका मिला। इसके बारे में पहले से ही बहुत सी गुफ्तगू की जा रही थी, तज्जिए किए जा रहे थे, लेकिन डिबेट के बाद जो राय आमा के जायजे किए गए हैं या जो यहाँ के मीडिया में एनालिसिस शाया किया गया है, उसमें सभी लोगों का ये कहना है कि कमला हैरिस का पलड़ा इस डिबेट में भारी रहा है और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से बताया जा रहा है कि उन्होंने सदर ट्रंप को बाज़ औक़ात बहुत सख्त सवालात किए और उनकी प्रेसिडेंसी के और उनकी ज़ात ज़िंदगी में जो उनके माली मामलात हैं और दीगर मामलात हैं जिनमें उन्हें कोर्ट्स में मुकदमात का सामना है, उनका जिक्र किया और अपने हरीफ के तौर पर सदर ट्रंप के जो खामियां रही हैं दौरे हुकूमत में और उनकी स्टेटमेंट्स में या उनकी तकारीर में, उनका भी जिक्र किया। तो अक्सर मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने ट्रंप को बहुत परेशान किया गुज़िश्ता यहाँ पे अमेरिका के मुताबिक गुज़िश्ता रात के मुबाहिसे में। और कमला हैरिस ने, अगर ये कहा जाए कि कौन इस मुबाहिसे में जीता, तो यहाँ के एनालिसिस और मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस जीती। अच्छा, ये कितने अदवार होते हैं, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि जो डिबेट्स होती हैं ये कितनी होती हैं, क्योंकि नवंबर में अमेरिकी सदारती इलेक्शन होना है, वी आर सिटिंग इन सितंबर। ये पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, और भी इसके अदवार होंगे?
रिवायती तौर पर 3 डिबेट्स होती हैं दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान। इस सिलसिले की पहली डिबेट सदर बाइडन और साबिक सदर ट्रंप के दरमियान हुई थी, जिसमें सदर बाइडन की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी और उसके तकरीबन 1 महीने बाद सदर बाइडन दस्तबरदार हो गए नामजदगी से और इस दौड़ से, सदारती इलेक्शन की दौड़ से, और उन्होंने कमला हैरिस जो कि उनकी वाइस प्रेसिडेंट है उनको एंडोर्स कर दिया और फिर पार्टी ने भी उनको एंडोर्स करके अपने उम्मीदवार के तौर पर उन्हें मुंतखब किया। तो अब दूसरी डिबेट जो है ये हो चुकी है, तीसरी डिबेट अभी तय नहीं है। इस कैंपेन में ये तय हुआ था कि 2 डिबेट्स होंगी, लेकिन जो आज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो हैरिस कैंपेन है, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की जो इंतजामिया है, इलेक्शन इंतजामिया, और हैरिस की जो कैंपेन है वो ये कह रही है कि हम एक तीसरी डिबेट भी करना चाहेंगे। इसके अलावा एक वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होती है जो कि अब से चंद दिनों में होनी है। अच्छा, जो इश्यूज आए, क्योंकि आप इसमें ज़रूरत है हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि डिबेट जो है वो उसमें मौज़ूआत में मईशत है, इमिग्रेशन है, एबॉर्शन है, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल के गज़ा पर हमले, दाखिली और खारजी अमूर, तो इस पे जो है डिबेट हुई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है मौजूदा दौर में स्पेशली जो गाज़ा की सिचुएशन, उस हवाले से भी अमेरिका में एक राय आमा में एक काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हमें दिखाई दी जो गाज़ा पे बमबारी है, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इस हवाले से मौक़िफ़ अलग-अलग हैं या आप समझते हैं यकसानियत पाई जाती है पॉलिसीज़ में, या जो खदोखाल हैं बेसिकली डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के? जी देखिए, कल की अगर डिबेट को देखा जाए तो इजराइल हमास वॉर पे तो मौक़िफ़ तकरीबन एक ही जैसा है। दोनों उम्मीदवार ये कहते हैं कि इजराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। दोनों ही हमास के उस हमले की मजम्मत करते हैं जिसमें 1200 इसराइली शहरियों को हलाक किया हमास ने। दोनों ही फ़लस्तीन में होने वाली हलाकतों की भी मजम्मत करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो वोटर्स ये समझते हैं, और मीडिया भी जिस तरह से इसको देख रहा है, वो ये समझता है कि डेमोक्रेट्स फलस्तीन के लिए भी एक बेहतर पॉलिसी की जानिब गामजन हैं। वो ये कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन जरूरी है, फलस्तीनी स्टेट भी ऐसी होनी चाहिए जो कि खुद मुख्तार हो और उसको अपनी सिक्योरिटी और अपनी मईशत के फैसले करने का इख्तियार हो। और कमला हैरिस ने कहा कि उनकी कोशिश ये होगी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके जल्द अज जल्द 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सके। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि उनके मद्दे मुकाबिल हैं इस इलेक्शन में, उन्होंने कमला हैरिस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो एंटी इजराइल हैं, वो तो इजराइल को ही ख़त्म करने की पॉलिसियों पर गामजन हैं, और वो ख़ित्ते में जो उसकी एडवर्सरीज हैं उनको ताकतवर कर रहे हैं। उन्होंने ईरान का जिक्र किया कि ईरान जो पहले बिल्कुल माली तौर पर दिवालिया हो चुका था, उसके फंड्स रिलीज कर दिए गए बाइडेन इंतजामिया के दौर में, और अब उसके पास $3 अरब हैं जिसके जरिए वो खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जंगें लड़ रहा है। अच्छा, मईशत जी आतिफ, मईशत जो है वो बड़ा मैटर करती है यूएस पॉलिटिक्स में। आई स्टिल रिमेंबर के सीनियर बुश ने इराक वॉर में बड़ी विक्ट्री हासिल की थी और इलेक्शन हुआ, ही लॉस्ट टू बिल क्लिंटन। तो उसके बाद एक तज्जिया आया था कि इट्स इकोनॉमी विच मैटर्स। तो इकोनॉमी में भी जो है वो काफी ज्यादा मैं देख रहा था मुतजाद दावे हैं। अनवर, अमेरिकी इलेक्शन में इस वक्त 2 बड़े इश्यूज हैं। उनमें पहला इकोनॉमी है, और दूसरा बड़ा इशू अबॉर्शन है। और इस डिबेट का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं 2 इश्यूज के गिर्द घूमता रहा। सवाल जो भी होता था, हमने देखा कि बॉर्डर सिक्योरिटी, इकोनॉमी और अबॉर्शन पे चीजें घूम फिर के आ रही थी। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा इशू है इस इलेक्शन में। सदर ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि उनके दौर में अमेरिका की इकोनॉमी बेस्ट इकोनॉमी थी। कमला हैरिस ये कह रही थी कि उनकी हुकूमत को, यानी उनको और उनके सदर बाइडन को जिस सूरत में ये इकोनॉमी मिली थी उसके हालात खराब थे और अब बेहतर हो रहे हैं। रिसेशन की भी बात हुई, उन्होंने कहा कि रिसेशन कम हो रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो रिसेशन को लोएस्ट लेवल पर छोड़ के गए थे। गैस प्राइसेस की बात हुई, ग्रोसरी प्राइसेस की बात हुई। आज भी एक ताजा तरीन सर्वे आया है जिसके मुताबिक जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रही है और ग्रोसरी प्राइसेस में भी 3 से 4% कमी हुई है अगस्त के महीने में। लास्ट में 9/11, आज जो है वो सितंबर 9 है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, 11 सितंबर है और 9वां महीना 9/11 है। अमेरिका में ट्विन टावर की जो बात हुई थी 23वीं उसकी एक तरह से एनिवर्सरी है, उस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? क्या इस वक्त सिचुएशन है अगर उस तनाज़र में देखा जाए? देखिए, वैसे तो 9/11 अब एक ऐसा इशू हो चुका है जिस पर यहाँ बहुत ज्यादा बात नहीं होती, यानी आज भी मीडिया उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है, कम बात कर रहा है। लेकिन हाँ, अलकायदा अभी भी एक थ्रेट है
अभी भी अलकायदा की जो इस वक्त की लीडरशिप है उसके बारे में अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, उनका पता लगाने के लिए काम कर रही हैं और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो भी ऑपरेशन जरूरी होते हैं उन ऑपरेशंस के ऊपर काम करती हैं। उनके इत्तेहादी जैसे दाइश, खुरासान और अलकायदा का जो नेटवर्क जन्म ले रहा है और जो अफ्रीका में इस वक्त दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका जो नेटवर्क है उसके खिलाफ जो जो काम किया जाना चाहिए इंटेलिजेंस की सतह पर और ऑपरेशनल सतह पर भी, अमेरिका अलकायदा को अभी भूला नहीं है। और जाहिर बात है अलकायदा भी अपने ये गोल पे कायम है कि वो अटैक करेगी मगरबी मुल्कों पे बशमूल अमेरिका। मोहम्मद आतिफ, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे वक्तन फवक्त अपडेट लेते रहेंगे। व्यूअर्स, जहां मैंने 9/11 की बात की वहां हमारे लिए कौमी तारीख में आज बहुत अहम दिन है। 11 सितंबर बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज जो है वो 76वीं बरसी का दिन है। बाबाए कौम को बिफिटिंग हम खराज तहसीन पेश करेंगे कि उनकी वलवल अंगेज़ क़यादत में हम एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान लेने में कामयाब हुए और उन्हीं की क़यादत थी कि 1940 में जो गोल सेट किया था मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत, 7 साल के कलील अरसे में वो हमने हासिल कर ली। तो बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को प्रोग्राम सजते के प्लेटफॉर्म से हम भरपूर खराज तहसीन पेंगे कि उन्होंने जो पाकिस्तान को हमें एक अलहदा मुल्क लेकर दिया। अब हमारी ड्यूटी यह है कि हम इस पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाए। मेरे ख्याल में 2024 का ये हमारा नस्बुलैन होना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम सजते को आज हम क्लोज करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी पर्सनल टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।